देखो ध्यान देना, जो हम पीछे पढ़े थे पिछली क्लास, तो बस इस बात का ध्यान देना हम लोग को ज़्यादा है कि अब जो नया हेडिंग था घोष या नाद या गुज या स्वर, तंत्री में कंपनता के आधार पर व्यंजन के भेद दो होते हैं। ध्यान देना, ये शब्द बहुत आता है, घोष और स्वर। अगर पूछ देगा कि घोष और स्वर या गूंज, तीनों ध्यान देना। इधर देखो, घोष, गूंज या स्वर तंत्री में, स्वर तंत्री एक नाम है, ठीक है। घोष, गूंज या स्वर तंत्री में कंपनता के आधार पर व्यंजन के भेद दो होते हैं। दो महत्वपूर्ण है, अघोष और स्वघोष। बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा सवाल पूछता है कंपटीशन के मायने में, बहुत ध्यान सवाल बनता है। घोष और अघोष, अघोष और घोष में क्या होता है, यहाँ सवाल हमेशा बना ध्यान देना। जो अघोष, अघोष का मतलब होता है बिना गूंज वाली आवाज। ऐसा कौन सा व्यंजन है जिसे हमें बोलने में गूंज न उत्पन्न हो। तो बस अघोष व्यंजन पूछेगा तो अघोष का अर्थ या अघोष का मतलब यही होता है कि बिना गूंज की आवाज, ठीक है। अगर अघोष पूछेगा तो ध्यान देना कि अघोष पूछ रहा है कि सघोष, तो अघोष का मतलब होता है कि बिना गूंज की आवाज। जब इसका मतलब समझ जाएंगे तो हमसे पूछा जाएगा कि बताओ अघोष व्यंजन का, अघोष व्यंजन किसे कहते हैं। तो हम पीछे से याद करते हुए आ रहे हैं कि जिन व्यंजन के उच्चारण में या फिर जिन व्यंजन का उच्चारण करते समय गूंज उत्पन्न न हो, उन्हें कहते हैं अघोष व्यंजन। गूंज उत्पन्न न, ठीक है। बस यहाँ विशेष हम जोर डाल रहे हैं, ध्यान देना कि हेडिंग पे ही विशेष ध्यान देना कि पूछेगा अघोष व्यंजन। तो अघोष का मतलब ही होता है, अघोष का मतलब ही होता है कि बिना गूंज वाली आवाज, बिना गूंज किए आवाज। तो क्या हम लोग पढ़ क्या रहे हैं, व्यंजन पढ़ रहे हैं। तो अघोष व्यंजन, अघोष व्यंजन पूछेगा तो जिन व्यंजन के उच्चारण में, जिन व्यंजन के उच्चारण में, उच्चारण करने में गूंज उत्पन्न न हो, ठीक है, गूंज उत्पन्न न हो, उन्हें कहते हैं अघोष व्यंजन। ध्यान दो, समझे रहोगे तो आसानी रहेगी बनाने में। लिखना है तो कभी भी लिख सकते हैं, ठीक है। ध्यान देना, हम हर बार बोलते हैं कि हेडिंग में ही उत्तर मिल जाता है। अगर जो प्रश्न है उसमें ही उत्तर मिल जाता है। प्रश्न पे ध्यान से पढ़ो। प्रश्न में अगर तुमसे बोले कि ये दोनों परिभाषा बहुत ट्रेंडिंग है, हमेशा पूछता है, हमेशा पूछता है सवाल, कंपटीशन में हमेशा पूछता है, यहाँ सवाल बनता ही बनता है। तो बस हम हेडिंग समझ लेते हैं ना कि अघोष व्यंजन, तो व्यंजन हम लोग पढ़ ही रहे हैं। और पूछेगा अघोष, अघोष का मतलब होता है बिना गूंज वाली आवाज, ठीक है, बिना गूंज की आवाज। तो जिन व्यंजन के उच्चारण में, बस इसका अघोष का हमको मतलब समझ में आ गया ना, तो हम अपने इस परिभाषा बना अघोष व्यंजन पूछा है तो व्यंजन हम बोल रहे हैं कि जिन व्यंजन के उच्चारण में गूंज उत्पन्न न हो, उन्हें कहेंगे अघोष व्यंजन, ठीक है। सुनना है ना, अघोष का मतलब हम बार बार यहाँ प्रेशर डाल रहे हैं, अघोष का मतलब होता है बिना गूंज वाली आवाज। प्रश्न में ही उत्तर है, ध्यान सुनना, तुमसे अघोष पूछेगा। अब आते हैं, हाँ, इसका सूत्र देखो, 12 + 3 100, तीनों जो 100 होता है इसको बोलते हैं अंतस्थ व्यंजन, है ना। अंतस्थ व्यंजन में ह हटा दिया है क्योंकि ह का जब उच्चार करेंगे गूंज उत्पन्न होती है, इसलिए आ को हटा दिया गया। अब देखो सघोष, अघोष मान क्या होता है, बिना गूंज की आवाज,
अब तुमसे पूछेगा सघोष व्यंजन, सघोष का मतलब सघोष पूछे या घोष पूछे, सघोष पूछे या घोष पूछे, सघोष या घोष। सघोष का मतलब होता है गूंज के साथ वाली आवाज। ऐसा कौन सा व्यंजन है जिनमें हमें बोलने में गूंज उत्पन्न है? कौन सा व्यंजन है जिन्हें हमें बोलने में गूंज उत्पन्न होगी? तो सघोष का मतलब होता है गूंज के साथ वाली आवाज, गूंज के साथ वाली आवाज। जब हमें ये याद रहेगा, पर मेन हेडिंग का मायने पता चलेगा तो परिभाषा हम बना पाएंगे। सघोष या घोष, सघोष व्यंजन या घोष व्यंजन किसे कहते हैं? जिन व्यंजन के उच्चारण में गूंज उत्पन्न हो उन्हें कहते हैं सघोष व्यंजन। ठीक है, सघोष व्यंजन। अघोष व्यंजन, सघोष व्यंजन में थोड़ी सी कंफ्यूजन हो जाती है, किसमें गूंज उत्पन्न होती है किसमें नहीं होती है। तो अ माने होता है कि बिना नहीं, समझ लो कि अ माने नहीं होता है, और सघोष माने सघोष गूंज के साथ वाली आवाज। कौन सा व्यंजन है जिन्हें हमें बोलने में गूंज उत्पन्न होती है? तो नोट पॉइंट में हम लिख दिया है कि सभी उत्क्षिप्त व्यंजन, उत्क्षिप्त व्यंजन की संख्या 2 होती है, और इसको होती है सघोष। सभी स्वर, जो 11 स्वर हम लोगों के पास है, जो 11 स्वर है उनको हमें उच्चारण करते समय गूंज उत्पन्न होती है, इसलिए सभी स्वर को रखा गया सघोष में। ठीक है, और इसके साथ साथ अंतस्थ व्यंजन 4 होते हैं, बताए थे तीनों। अंतस्थ व्यंजन क्या होता है? य, र, ल, व ना, ये हो गया एक। किसका है? उष्म व्यंजन ना। तो देखो अंतस्थ व्यंजन, यहाँ अंतस्थ व्यंजन की संख्या 4 होती है। इन चारों को बोलने में हमें गूंज उत्पन्न होती है। तो जिस व्यंजन को बोलने में अगर गूंज उत्पन्न हो, जिस भी व्यंजन को बोलने में अगर गूंज उत्पन्न हो उन्हें कहेंगे सघोष व्यंजन। तो नोट पॉइंट ध्यान देना कि सभी स्वर, पूछता कि बताओ सभी स्वर सघोष है या अघोष, तो हमेशा ध्यान देना कि सभी स्वर को सघोष में रखा गया या घोष। सघोष पूछे या घोष पूछे, सघोष या घोष, सभी स्वर। यहाँ स्वर बनता है, बना है कि बताओ सभी स्वर को सघोष या अघोष में रखा जाता है, तो हमेशा उत्तर रहेगा सघोष में। और पूछता बताओ अंतस्थ व्यंजन जो होता है सघोष है कि अघोष है? उसका नाम ही लिखेगा, य ल नहीं लिखेगा, बस बोलेगा, सीधे सीधे बोलेगा बताओ सभी अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन की संख्या 4 होती है। सभी अंतस्थ व्यंजन सघोष होते हैं या अघोष? तो हमेशा होते हैं सघोष। अब उसके बाद देखो नवीन व्यंजन, ये हो गया, यहाँ से खत्म हो गया। घोष गूंज स्वतंत्री में कंपनता के आधार पे व्यंजन के भेद 2, पहला अघोष, दूसरा सघोष। अब आते हैं नया हेडिंग पे जिसका नाम है नवीन व्यंजन। नवीन व्यंजन, नवीन मतलब होता है नया, नवीन मतलब क्या होता है? नया। ठीक है, अब जब नया होता है तो नया नवीन व्यंजन कहते किसे हैं? तो जिन व्यंजन का निर्माण मूल व्यंजन के बाद, इसके मतलब यह है कि जो पहले से यहाँ है, जो पहले मान लो पढ़ रहा है तो मूल रूप से पढ़ रहा है, जो बाद में आया वो नया हुआ। तो इसी में कहने मतलब है कि जिन व्यंजन का निर्माण मूल व्यंजन के बाद, मूल मतलब जो पहले उपस्थित थे, इनके बाद जो व्यंजन आया उनको कहा गया नवीन व्यंजन। ठीक है, जिन व्यंजन का निर्माण मूल व्यंजन के बाद, ऐसे सिंपल समझते हैं कि हम लोग यहाँ पढ़ रहे हैं, सब लोग पढ़ रहे हो, अब तुम लोगों के बाद कोई आएगा तीसरा तो हो जाएगा वो नया। तो इसी तरह बोला गया नवीन व्यंजन में कि जिन व्यंजन का निर्माण मूल व्यंजन के बाद हो उन्हें कहते हैं नवीन व्यंजन।
नवीन मतलब होता है नया व्यंजन। इनकी संख्या पूछता है कौन कौन है भाई नया नया व्यंजन आया है, जो कौन नया व्यंजन आया है। तो नया व्यंजन संख्या कितनी होती है? 5 होती है, हमेशा 5 होती है। ये नया नया बना है सवाल में, इस समय नया नया बना, खूब पूछ रहा है सवाल, क्योंकि नया बना है तो सवाल में खूब पूछ रहा है कि बताओ नवीन व्यंजन किसे कहते हैं। लिखित पूछ रहा है नवीन व्यंजन किसे कहते हैं। तो जिन व्यंजन का निर्माण मूल व्यंजन के बाद, जो पहले उसको छोड़कर जो बाद में आया उसी व्यंजन को हम लोग कहेंगे नवीन व्यंजन। नवीन व्यंजन की संख्या 5 होती है। पहला देखो छतरी, छ, त्र, गया, ठीक है, हो गया ना। अब देखो ये हो गया नवीन व्यंजन। अब देखो यही से कि हम लोग पढ़े थे आगत स्वर, आगत स्वर की परिभाषा हम पहले से पढ़े, क्योंकि वो स्वर था, ये क्या है व्यंजन। स्वर व्यंजन बहुत का अंतर है। स्वर में आगत स्वर, जिन स्वर का उच्चारण में ये बोला गया था जो स्वर किसी अन्य भाषा से आए हो, जो स्वर किसी अन्य भाषा से आए हो उन्हें कहते हैं आगत स्वर। आगत स्वर, तो यहाँ पे स्वर नहीं पढ़ा, हम व्यंजन पढ़े। तो आगत व्यंजन का हम क्यों यहाँ बात की, स्वर की बात किए हैं। आगत स्वर जिन स्वर किसी अन्य भाषा से आया हो, जो स्वर किसी अन्य भाषा से आया हो उन्हें कहते हैं आगत स्वर। आगत स्वर तो अन्य भाषा, कौन सा भाषा है, तो अन्य भाषा में स्वर में आया था अंग्रेजी भाषा से आया था, स्वर में इंग्लिश भाषा से आया था, लेकिन हम लोग पढ़ क्या रहे हैं व्यंजन। तो व्यंजन में आया है आगत स्वर। आगत व्यंजन किसे कहते हैं, तो जो व्यंजन किसी अन्य भाषा से आया हो। अन्य भाषा कौन सा अन्य भाषा, किस भाषा से, भाषा तो बहुत है, लेकिन किस भाषा से, तो अरबी, फारसी, उर्दू। आगत व्यंजन जो है अन्य भाषा से आया हुआ है। किस भाषा से आया है, तो अरबी, फारसी, उर्दू। अरबी व्यंजन आया हो उन्हें कहते हैं आगत व्यंजन। आगत व्यंजन का मतलब यही होता है कि आगत मतलब होता है आने वाला, जो लेटेस्ट, जो नया आया, किसी अन्य जगह से आया है, किसी अन्य व्यंजन से आया है, उसे कहते हैं, जो व्यंजन किसी अन्य भाषा से आया है उन्हें कहते हैं आगत व्यंजन। ठीक है, उन्हें कहते हैं आगत व्यंजन। तो कौन सा है, अरबी, फारसी, उर्दू से आए हो उन्हें आगत व्यंजन कहते हैं। हाँ देखो यहाँ ध्यान, बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ समझना कि हम बता रहे हैं कि यहाँ किसी को जानकारी नहीं है, मैं पूछ लेना अपने क्लास के सीनियर लोगों से, इसकी तो जानकारी है या नहीं, किसी के पास है, किताबी नहीं है, देखना। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये आगत व्यंजन की संख्या 5 होती है, बस संख्या कितनी होती है, 5 होती है। आगत व्यंजन की संख्या 5 होती है, ध्यान देना। अब जो है ना ये देखो, इसको हम लोग देखते हैं कभी कभी किसी के बगल में एक बिंदु लगाता है, तो इसको बोलते हैं नुक्ता। का मतलब होता है कि किसी भी शब्द को पूरा कर रहा है। ठीक है, अब देखो, अब हम लोग पहले ही स्वर में ही सीख गए हैं कि यहाँ से एक पाई है, अगर इसके ऊपर बिंदु है, इस बिंदु का नाम होता है अनुस्वार, होता है ना, अनुस्वार होता है ना। ठीक है, हम लोग पहले ही जानते हैं कि ये जो बिंदु है इसका नाम है अनुस्वार। इसीलिए यह समझाया है कि एक पाई है, किसी भी पाई के मात्रा के ऊपर जो भी बिंदु होता है उस बिंदु का नाम होता है अनुस्वार। ठीक है, इस अनुस्वार को हम लोग न मानते हैं। ठीक है, अनुस्वार को हम लोग न मानते हैं। अब जो पाई है इसका भी तो कोई नाम होगा, किसी भी अक्षर के ऊपर पाई क्यों खींचते हैं उसको, उस पाई का नाम क्या है, तो उस पाई का नाम है शिरोरेखा। ठीक है, क्या नाम है, शिरोरेखा। समझ में आया ना। अब पूछना भैया कोई अक्षर लिखा है, ये अक्षर है ना,
ये अक्षर है कि व्यंजन की स्वर? अक्षर है। तो इस अक्षर पे हाय जो पाइया खींचते हैं, इस पाई क्या नाम है? तो शिरोरेखा। ठीक है, इस पाई क्या नाम है? शिरोरेखा। ठीक है, समझ में? अब देखो, अगर देखो हम लोग देखते हैं आड़ा लिखते हैं ऐसे ना, एक बिंदु रहता है ना, इसी बिंदु का इसी को हम लोग बोलते हैं उत्क्षिप्त व्यंजन। उत्क्षिप्त व्यंजन। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ध्यान देना, पंचमाक्षर देखो है ना, तो हम बोले थे पंचमाक्षर किसे कहते हैं? तो स्पर्श व्यंजन के पांचों वर्ग, कितने वर्ग होते हैं? पांच वर्ग के अंतिम वर्ग को बोलते हैं पंचमाक्षर। ठीक है, तो पंचमाक्षर की संख्या 5 होती है। अब देखो यहाँ समझना, ध्यान समझना, पंचमाक्षर के स्थान पे अनुस्वार का प्रयोग करते हैं। पंचमाक्षर के स्थान पे अनुस्वार का प्रयोग करते हैं। कब करते हैं? किसने कहा है? तो जिसने कहा है उनका नाम है डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने कहा है। पंचमाक्षर के स्थान पर जहां हमें पंचमाक्षर दिखाई देगा उनके स्थान पे अनुस्वार का प्रयोग करते हैं। ये कहने वाले व्यक्ति हैं डॉक्टर श्याम सुंदर दास। क्यों कहे, इसका प्रयोग आवश्यकता क्यों पड़ी, ये समझना है ना। देखो अनुस्वार तो हम जानते हैं, हम लोग यही पर अनुस्वार हम लोग जानते हैं कि एक शिरोरेखा है, शिरोरेखा के ऊपर एक बिंदु है, उसी बिंदु का नाम है अनुस्वार। अनुस्वार का प्रयोग कब करेंगे? पंचमाक्षर के स्थान पर। पंचमाक्षर हम लोग पढ़ लिए हैं, तो पांचों वर्ग के अंतिम वर्ग जो होते हैं उन्हीं को कहते हैं पंचमाक्षर। पर अंतिम वर्ग को हटाकर उसको रखते हैं अनुस्वार। कब रखते हैं? लेकिन कहने वाले व्यक्ति जो कहे वो तो उसको सिद्ध करेंगे ना भैया, कब रखते हैं, कैसे रखते हैं। तो उनका कहना यह है कि पंचमाक्षर के स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग करते हैं। ये कहने वाले व्यक्ति हैं डॉक्टर श्याम सुंदर दास। ये बना है सवाल, पूछता भी है डॉक्टर श्याम सुंदर दास। अब देखो कब करेंगे, क्यों करेंगे, यहाँ समझो। तो इसमें नोट पॉइंट हम लिख दें, ये समझना बहुत जरूरी है। देखो जब किसी भी शब्द में पंचमाक्षर आए, कोई भी शब्द लिखते, कोई भी शब्द लिखो जिसमें पंचमाक्षर आए और उसके तुरंत बाद कोई भी शब्द रहे, उस शब्द के बाद पंचमाक्षर आए, उस शब्द में पंचमाक्षर आए और उसके तुरंत बाद उसी वर्ग का कोई व्यंजन है। इसके कहने मतलब है कोई भी शब्द लिख ले, कोई भी शब्द लिखे, जैसे हम लिख दिए कि वंदना, वंदना लिख दिए। अब वंदना लिख दिए वंदना, तो एक व्यंजन मतलब लिख दिए हैं। तो हम पूछेंगे बताओ भैया, सबसे पहला सवाल हमारा यही है कि बताओ इसमें व्यंजन कौन है। सबसे पहले व्यंजन कौन है, तो हम लोग यही कहेंगे कि सर जी व्यंजन का मतलब होता है कि किसी भी अक्षर का आधा, अक्षर का आधा। तो इसमें हम लोग को आधा क्या दिखाई दे रहा है? न दिखाई दे रहा है ना, न दिखाई दे रहा है। अब इनके कहने मतलब डॉक्टर श्याम सुंदर दास जी के कहने के मतलब कि कोई शब्द लिखा है, कोई वाक्य लिखा है, इस वाक्य में जहां पर भी पंचमाक्षर है, किसी भी शब्द में पंचमाक्षर आए, तो बताओ भैया न जो है ये न है, न एक पंचमाक्षर है कि नहीं है? पंचमाक्षर है कि नहीं है? इसमें है, किस वर्ग का है, किस वर्ग का पंचमाक्षर है? तो ना तो वर्ग का पंचमाक्षर, तो वर्ग हम लोग पढ़ेंगे तो लास्ट में आता है न, जो लास्ट में आता है वही क्या हो जाता है? पंचमाक्षर। तो न आ गया, इनके कहने का तो सही मतलब निकला कि किसी भी शब्द में पंचमाक्षर आए, पंचमाक्षर आ गया, ठीक है। और उसके तुरंत बाद, इस पंचमाक्षर के तुरंत बाद इसी वर्ग के कोई व्यंजन है। अगर पंचमाक्षर है और इसी वर्ग का कोई बगल में कोई व्यंजन है, इसी वर्ग, किस वर्ग में है? तो वर्ग में है। तो वर्ग में, चलो भैया तो वर्ग में है, तो
ध ध न। अब बताओ ये जिस वर्ग में था तो उसी वर्ग में द आ रहा है, इसी वर्ग में आ रहा है ना, इसी वर्ग में, इसलिए यहाँ तक सिद्ध हो गई बात ना। तो पंचमाक्षर के स्थान पे हम लोग क्या लगाएंगे, अनुस्वार का प्रयोग करेंगे। ठीक है, पंचमाक्षर के स्थान पे हम लोग अनुस्वार का प्रयोग करेंगे। तो इसके तुरंत बाद, पंचमाक्षर के तुरंत बाद इसी वर्ग के, वर्ग हम याद करवा दिए हैं, पंचमाक्षर के बाद इसी वर्ग के तुरंत बाद कोई भी व्यंजन आए लेकिन इसी वर्ग के रहेगा तब, इनके कहने का मतलब यही है कि जो न है पंचमाक्षर, किस वर्ग में है, जिस वर्ग में है इसी वर्ग में, इन्हीं पांचों में से अगर कोई एक है, इन्हीं पांचों में से कोई एक है तो उसको बदल कर, ये जो पंचमाक्षर लिखे है ना, इसको बदल कर हम लोग बदल देंगे अनुस्वार में। कि पंचमाक्षर हट जाएगा, बन जाएगा अनुस्वार, अनुस्वार बाद ग हो जाएगा न, बन गया क्या, वंदना। क्या बन गया, वंदना। अब हम इससे पूछते हैं, ये हमेशा सवाल बना वाक्य शुद्धि में बनता है कि बताओ, सवाल लिख देगा कि ये वंदना दे दिया, वंदना दे दिया और वंदना दे दिया। बताओ इनमें से कौन सा सही है, इनमें से कौन सा सही है। अच्छा ए वाले हाथ ऊपर करो, कौन कौन कहते हैं कि ए सही है, ए वंदना सही लिखा है। अब बी वाले, ठीक है, तो समझो ये क्या है, ये वंदना जो लिखा है, ये वंदना सरासर गलत है। क्यों, क्योंकि डॉक्टर श्याम सुंदर दास जी के अनुसार कही गई बात है कि अगर कोई भी पंचमाक्षर आए, कोई भी पंचमाक्षर आए, यही नाम नहीं कोई भी नाम हो, अगर पंचमाक्षर है, पंचमाक्षर के तुरंत बाद अगर इस वर्ग में, जिस वर्ग का पंचमाक्षर है, पंचमाक्षर तो 5 ही है, 5 वर्ग है, तो जिस पंचमाक्षर है, अगर उस पंचमाक्षर के तुरंत बाद उसी वर्ग कोई है, उन्हीं के घर का कोई व्यंजन है, तो ये पंचमाक्षर बदल जाता है अनुस्वार। ये हमेशा ट्रेंडिंग सवाल हमेशा बना है, जीडी में हमेशा बना है। ठीक है, हमेशा सवाल बना है। समझ में आया? इनके इन नोट पॉइंट मतलब यही हुआ कि जो पंचमाक्षर है, पहले हम खोजेंगे पंचमाक्षर खोजने के बाद फिर खोजेंगे कि क्या इसके तुरंत बाद इन्हीं वर्ग का व्यंजन है। अगर इसी वर्ग का व्यंजन होगा तो उन पंचमाक्षर को हम लोग बदल देंगे अनुस्वार में। ठीक है, समझ आया ना? क्यों, कैसे हुआ, यही इनकी कहने का मतलब है। और देखो, ये देखो, अब हमें बताना, चलो भैया अब हमें बताएगा, शांत रहो, बताओ हमें कि शांत रहो। देखो ये क्या होता है कि बताओ, ये नाम लिखा है अंजलि, ये नाम लिखा है अंजलि। चलो बताओ कौन कौन कहता है कि ए सही है, ए सही है कि बी, पहला सही है, दूसरा इसका पहला सही, हाथ ऊपर करो। कौन कहता है कि पहला सही लिखा है? पहला नॉर्मल सी बात, सब लोग जानते हैं कि जो ये पहला है, सब लोग अपने नाम को ऐसे ही लिखते हैं। जिसका नाम अंजलि है सब लोग ऐसे ही लिखते हैं। ठीक है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं बात है, लेकिन कानूनन ये गलत है। वर्तनी के अनुसार ये नाम गलत है। अंजलि जो होता है, अंजलि ऐसे लिखाता है। किसके अनुसार? वर्तनी, कानून जो है, नियम जो है, उसके अनुसार अंजलि ये सही है। ये तो नाम है, प्रश्न वो लिख रहे हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन कानूनन जो नाम होना चाहिए ऐसे लिखा चाहिए। शुद्ध ये नाम है अंजलि का शुद्ध ये नाम है। ठीक है, अब अंजलि कैसे आया देखो, ध्यान देते हैं। यहाँ पे लिखा है अंजलि, लिखा है और ऐसे लिखा है जली। चलो भैया अब हमें बताएगा कि सबसे पहले श्याम सुंदर दास जी का कहना है कि सबसे पहले हम खोजेंगे क्या इस शब्द में कोई व्यंजन है, पंचमाक्षर है।
पंचमाक्षर है यहीं पर, ये है, ठीक है, पंचमाक्षर मिल गया। और इनके कहने मतलब पंचमाक्षर मिलने से बात नहीं है, इनके कहने मतलब कि अगर पंचमाक्षर मिला, अगर पंचमाक्षर मिला, मिलने के बाद पंचमाक्षर मिला और मिलने के तुरंत बाद इन्हीं वर्ग का कोई व्यंजन होना चाहिए। तो बताओ पंचमाक्षर किस वर्ग का है? तो च वर्ग। च वर्ग में ज आता है, च वर्ग में ज आता है ना, तो इसी वर्ग का ये व्यंजन है, इसी वर्ग का ये व्यंजन है ना। जब इसी वर्ग का ये व्यंजन है, ये पंचमाक्षर हटकर क्या बन जाएगा? अनुस्वार, अनुस्वार बन जाएगा। फिर जली, अंजलि, ये शुद्ध नाम है, ठीक है। अब ध्यान दो, अब ध्यान देते हैं, ये समझ में आया ना कैसे अनुस्वार बदला? कोई भी पंचमाक्षर है, उस पंचमाक्षर के अनुसार, पंचमाक्षर के बाद जो भी शब्द है, देखो क्या ये वह उसी वर्ग का व्यंजन है कि नहीं। अगर है तो हमेशा इस शब्द का प्रयोग करना, मतलब ऐसे लिखने का प्रयोग करना, ऐसे नहीं, ठीक है। अब देखो जैसे कि हम लोग कभी कभी हमेशा देखते हैं कि लिखा रहता है कंठ, ऐसे लिखा रहता है, ये तो सही है ना। या फिर हम लोग देखते हैं ऐसे, देखो क्या लिखा है? कंठ, ये तो व्यंजन हो गया। और तो किस वर्ग में आता है? ट ना। तो क्या ट वर्ग में इसके तुरंत बाद ठ आता है? ट वर्ग में ठ आता है कि नहीं? आता है ना। तो ये जो पंचमाक्षर किसमें बदल जाएगा? अनुस्वार। फिर शुद्ध ये लिखा तो ये भी जाता है, लेकिन शुद्ध क्या है? कंठीय वासी। कैसे आया? समझ आया ना। तो यही है पूरी कहानी व्यंजन की। समझे? बस इतना समझ लेना। आज से तुम लोग समझ, देखो अलंकार भी है, वंदना है, गंगा, एक समझ लो। गंगा ऐसे लिखा है, ऐसे लिखा है, लिखा है ना। अब बताएगा, बोलेगा कि बताओ कि भैया पहले तो श्याम सुंदर दास यही कहें, कोई शब्द है, इस शब्द में खोजो, इस शब्द में खोजो क्या कोई पंचमाक्षर है? तो पंचमाक्षर मिला भैया। तो पंचमाक्षर मिला तो किस वर्ग का है? तो क वर्ग का है। अब क वर्ग में देखो इसके तुरंत बाद, क वर्ग में जो तुरंत बाद है, इसी वर्ग का की बाहरी है, इसी वर्ग का है। तो जो पंचमाक्षर है ना, ये पंचमाक्षर, पंचमाक्षर बदल जाएगा अनुस्वार में, ठीक है। तो फिर हो जाएगा गंगा। इसी पहले तो ऐसे गंगा लिखाना था, लेकिन अब क्या लिखा था? ऐसे। डॉक्टर श्याम सुंदर दास जी के अनुसार अनुस्वार का प्रयोग जब हुआ, दास जी का उनके प्रयोग हुआ, तो उन्होंने बताया कि नहीं, तो विद्वानों ने माना कि वास्तव में पंचमाक्षर के स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग होना चाहिए, ठीक है। ये है पूरी कहानी, बस इतना समझ लो। बाकी जो भी बचाएगा कल की क्लास में बता देंगे, ठीक है। समझा ना? हाँ देखो, अब देखो ये अलंकार देख लो, तुम लोग अलंकार देख लो। अलंकार, अलंकार हम देखते हैं दुकान पे कभी कभी ऐसे लिखा रहता है, लेकिन हम पूरे खोजेंगे तो हमें यही व्यंजन मिला। ये पंचमाक्षर मिला ना, पंचमाक्षर मिला ना। अलंकार, ये जो पूरा दिखाई दे रहा है ये आधा है, और जो छोटा है वो बड़ा है। अलंकार, ठीक है। ये जो है पंचमाक्षर है, तो किस वर्ग का है? तो क वर्ग का, क वर्ग का, ठीक है। देखो क वर्ग का है, तो देखो अ ल तो रहेगा, लेकिन ये जो पंचमाक्षर है, इसी पंचमाक्षर में आता है क, इसी पंचमाक्षर के वर्ग में आता है क। तो जब क आता है ये ल रहेगा, लेकिन ये जो अड़ा है वो बदल जाता है, वो बदल जाता है अनुस्वार में। तो ऐसे लिखा था अलंकार। अलंकार कैसे लिखा था? ऐसे। कब लिखा है? ठीक है, देखो ये ध्यान दो, इधर ध्यान दो। ये जो है ना पंचमाक्षर,
इसी इसी के जस्ट बाद आया है कवर, कवर बाद अनुस्वार, तो अलंकार हो गया। ठीक है, तो कितना अनुस्वार है बाकी है, बाकी कर। ठीक।